जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NIDA क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और जो भी रिलेशन भर्तियां चल रही है उनके लिए हमने सीरीज चालू कर रखी है मॉडल पेपर की, और अब तक हमने 7 मॉडल पेपर कर लिए और आज हमारा जो है 8वां मॉडल पेपर होने वाला है। हम कर रहे हैं जो आज वीडियो उसके अंदर होने वाले हैं 2 भाग, जिसके अंदर एक जीके का होगा जिसके अंदर 15 क्वेश्चन जीके और 15 ही साइंस के होने वाले हैं। कुल मिला के अपने पास 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप जो है 22 प्लस क्वेश्चन करके दिखाइए। आज जो है 22 क्वेश्चन का पढ़ना टारगेट लेके चल रहे हैं, और जो बंदे हमारी वीडियो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ कि हम आपके साथ आगे तक काम करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जीडी और जो है आने वाली भर्तियां हैं उनके लिए इसी तरीके से कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मेघालय जो राज्य है उसकी राजधानी क्या है? ए शिलांग, बी इम्फाल, सी लखनऊ, डी चंडीगढ़। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए एकदम राइट हो जाएगा। जो मेघालय है उसकी राजधानी शिलांग है, तो आपका ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? दोस्तों ए पोर्ट ब्लेयर, बी निकोबार, सी चंडीगढ़ या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अंडमान निकोबार एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों राजधानियां हमेशा हर भर्ती के अंदर कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है, और खासकर जो है रिलेशन भर्तियों के अंदर तो एक राजधानी पूछी जाती है। तो आप विश्व की, अपने राज्यों की और अपने केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां ज़रूर याद कर लें। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? आबादी यानी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक लोग रहते हैं? दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी हरियाणा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यूपी के अंदर सर्वाधिक आबादी हमारे भारत के अंदर है, और राजस्थान के अंदर जो है सर्वाधिक जगह है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा है? वो है सिक्किम। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम है। आपका ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खेल के खिलाड़ी को, खेल के कोच को, लेखक को, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, और आप सभी जानते होंगे कि अर्जुन के जो गुरु थे वो द्रोणाचार्य जी थे, और उन्हीं के नाम पर जो है खेलों के कोच या उनके गुरुओं के लिए ये पुरस्कार निकाला गया है। ये पुरस्कार कब चालू हुआ था? ये हुआ था 1985 के अंदर। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, और इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, खेलों के कोच को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? दोस्तों कौन सा ऐसा सागर है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश को अलग अलग करता है? दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तस्मन सागर जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग अलग करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? भाई पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी गोल 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 घूमती है उसकी त्रिज्या कितनी है? तो भाई एक ऑप्शन दे रखा है 12,742 किलोमीटर, दूसरा है 1,042 किलोमीटर, तीसरा है 6,371 किलोमीटर, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही जवाब होगा 6,371 किलोमीटर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित होगा या कहाँ आयोजित हुआ था? भाई ये आयोजित हुआ था ए कतर में, बी फ्रांस में, सी ऑस्ट्रेलिया, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही जवाब होगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है कतर में आयोजित हुआ था, और इसे किसने जीता था? वह जीता था अर्जेंटीना ने। किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक किसने जीता था? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक किसने जीता था? ए कैरोलिना मारिन, बी सानिया मिर्जा, सी पीवी सिंधु, या डी इनमें से
कोई नहीं दोस्तों। जो 2019 की बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर पीवी सिंधु ने जो है गोल्ड मेडल जीता था। तो आपका सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला पूछ रहा है भाई, देश बंधु के नाम से कौन विख्यात है, कौन प्रसिद्ध है या किसे जाना जाता है? तो भाई चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? भाई प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने नोबेल पुरस्कार कब जीता था? भाई 1913 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भाई नोबेल पुरस्कार चालू कब हुए थे? ये हुए थे 1901 के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई कि मेघ मोहन रेखा किन दो देशों के बीच में पड़ती है? भाई मेघ मोहन रेखा जो है भारत और चीन की सीमा के बीच में पड़ती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। भारत पाकिस्तान में कौन सी पड़ती है? वह पड़ती है रेड क्लिफ की रेखा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला दे रखा है गोल गुंबज कहाँ स्थित है? भाई ये स्थित है बीजापुर के अंदर, और बीजापुर है कर्नाटक के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा कि गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बना था, वह क्रांतिकारी जो बाद में आगे चलकर क्या बन गया? दार्शनिक बन गया। वो कौन था? ए अरविंदो घोष, बी भगत सिंह, सी तात्या टोपे या डी चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अरविंदो घोष जो है वह क्रांतिकारी है जो आगे चलकर क्या बन गए थे? दार्शनिक बन गए थे। तो आपका ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला पूछ रहा है भाई, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? ए टेनिस, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल और डी हॉकी। दोस्तों आपका सही जवाब होगा टेनिस से जो है रोजर फेडरर का संबंध है। आपका ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भाई पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? आपका ऑप्शन दे रखा है ए मुरादाबाद, बी गाजियाबाद, सी जयपुर, डी रायपुर। आपका सही जवाब होगा ए मुरादाबाद जो है पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपके यहाँ पर जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 15 जीके के क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो चुके हैं। 15 में से आपका कितना स्कोर रहा? जल्दी जल्दी मेरे को अपनी लाइव चैट के अंदर बता दीजिए। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से अपने क्या हो रहे हैं? साइंस के 15 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। और पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वायुमंडल दाब में एसआई मात्रक क्या होता है? सॉरी, वायुमंडल दाब का जो है एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? भाई जो वायुमंडल दाब होता है उसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? ए दे रखा है न्यूटन, बी कूलाम, सी पास्कल और डी ओम। तो आपका सही जवाब होगा वायुमंडल। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पास्कल जो है वायुमंडल दाब का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इस्पात किसका मिश्रण होता है? दोस्तों इस्पात का अर्थ होता है जो वैज्ञानिक जो है एक मजबूत लोहा बनाते हैं, मिश्रण बना के मजबूत लोहा या जो कि काफ़ी दिनों तक गलता नहीं है, ऐसा लोहा जो है वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है या जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं जो कि दोस्तों अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इस्पात किसका मिश्रण है? दोस्तों इस्पात का मतलब समझिए। इस्पात का मतलब होता है पक्का लोहा, जिसका यूज़ अपन बिल्डिंग वगैरह बनाने में करते हैं और जो कि उसकी क्वालिटी होती है वो बिल्ड क्वालिटी बहुत मजबूत होती है। उसको क्या बोलते हैं? इस्पात बोलते हैं। अब ये पूछ रहा है कि भाई जो पक्का लोहा या मजबूत लोहा होता है वह किसका बना होता है? इसने ऑप्शन दे रखा है एफई वे सी, ऑप्शन बी है सी यू प्लस जेड एन, ऑप्शन सी सी यू प्लस एफ ई या डी इनमें से
कोई नहीं दोस्तों। Fe का मतलब होता है आयरन, C का मतलब कार्बन और Cu का मतलब कॉपर होता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए एकदम राइट हो जाएगा। Fe प्लस C से मिलकर जो है इस्पात बनता है या पक्का लोहा बनाया जाता है। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ईसीजी किसकी जांच करता है। भाई ईसीजी जो होती है प्रोसेस होता है वह किसकी जांच करता है। इसने ऑप्शन दे रखा है ए पेट, बी मस्तिष्क, सी हृदय या डी एड्स। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ईसीजी की जांच जो है हृदय के लिए की जाती है। जब हमारा हृदय जो है उसकी जांच के लिए जो है ईसीजी का प्रयोग या ईसीजी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कठोरतम पदार्थ है। ए हीरा, बी टंगस्टन, सी फेरोस्टील और डी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है ए एकदम राइट हो जाएगा। भाई सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, वह हीरा है। आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई बाल, नाखून और खून सभी किसके बने होते हैं। जो शरीर में बाल, नाखून और खून होते हैं वे किसके बने होते हैं, वह प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है भाई। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बैरोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं। भाई बैरोमीटर जो होता है उसके द्वारा क्या मापा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे सामने। ए वायुमंडलीय नमी, बी हवा का वेग, सी वायुमंडलीय दाब और डी वर्षा की मात्रा। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है पारे का संकेत क्या होता है। भाई पारा जो होता है उसका संकेत क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है भाई ए Ag यानी कि सिल्वर, ऑप्शन बी Fe यानी कि आयरन, ऑप्शन सी Hg यानी पारा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पारा का जो है संकेत क्या होता है, Hg होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेलीविज़न को सुदूर नियंत्रण करने वाला यंत्र का क्या प्रयोग होता है। भाई जो टेलीविज़न का सुदूर नियंत्रण करने वाला यंत्र है उसमें क्या प्रयोग होता है। सुदूर नियंत्रण का मतलब होता है रिमोट कंट्रोल। ठीक है, सुदूर नियंत्रण का मतलब होता है रिमोट कंट्रोल यानी वायरलेस कनेक्शन, जो कि विदाउट वायर के जो है अपन किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे रिमोट कंट्रोल या सुदूर नियंत्रण कहते हैं। हमारे जो टीवी के अंदर रिमोट होता है उसके अंदर कौन सी किरणें या रेज डाली जाती है। तो भाई इसने ऑप्शन दे रखे हैं हमारे सामने कि भाई इसके उसके अंदर अपन क्या गामा रेज डालते हैं या फिर एक्स रेज डालते हैं या इंफ्रारेड रेज डालते हैं या यूवी रेज डालते हैं। तो आपका ऑप्शन मैं बता देता हूँ कि सी एकदम राइट हो जाएगा। भाई जो है हमारा रिमोट कंट्रोल होता है उसके अंदर अपन इंफ्रारेड रेज का प्रयोग करते हैं जिससे कि वह दूर से ही हमारी टीवी के अंदर जो है कंट्रोल कर लेती है। चैनल चेंज वगैरह कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन, चैनल चेंज, आगे पीछे नंबर वगैरह सब कुछ टाइप कर सकते हैं। वह इंफ्रारेड रेज उससे निकलती है और वह जाकर टीवी से कनेक्ट करती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई कि कौन सी ऊर्जा को सेल से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। भाई ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिसे जो अपना सेल होता है उससे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। भाई देखो यांत्रिक ऊर्जा को अपन सेल से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं क्या, ये पूछ रहा है। भाई रासायनिक ऊर्जा को सेल से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। फिर बोल रहा है सूर्य की ऊर्जा को सेल से अपन विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। फिर बोल रहा है इन सभी को अपन ऐसे तरीके से कर सकते हैं। पर आपका सही जवाब क्या होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक ऊर्जा को हम जो है सेल की मदद से विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करते हैं या बदलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि निम्न में से स्तनपायी कौन सा है। स्तनपायी कौन सा है। भाई स्तनपायी का अर्थ हो गया जो कि ज़मीन पर रहता हो। ठीक है, तो सॉरी हाँ स्तनपायी का मतलब होता है दोस्तों जो कि अंडा ना दे करके डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है, यानी कि इंसान भी जो है स्तनपायी के अंदर आते हैं या स्तनधारी
होते हैं? तो आपका ऑप्शन दे रखा है इसने भाई, ए मछली, बी सांप, सी गाय और डी इनमें से कोई नहीं। मछली सांप दोनों अंडे देती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। भाई जो है गाय जो है एक स्तनपायी है, आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया जो रोग होता है वह कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो भाई ये जो मलेरिया रोग होता है ये मादा एनाफिलिज नामक मच्छर के काटने से होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली है, ये आपको याद रखना है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? ऑक्सीजन जो हम लेते हैं सांस के रूप में उसे ऑक्सीजन कहते हैं और उसका संकेत होता है O2। जी किसका होता है? ग्रेविटी का। O किसका होता है? ऑक्साइड का। और H2 किसका होता है? वाटर का होता है। तो अपना ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन का मात्रक क्या होता है? O2 होता है। आपका ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि डायलिसिस किस उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? भाई ये दे रखा है जो डायलिसिस विधि होती है वह किस उपचार के लिए प्रयोग में ली जाती है? ये बोल रहा है ब्रेन डिजीज। ऑप्शन बी दे रखा है लीवर की कमजोरी में, सी किडनी फेल में, या डी हार्ट की कमजोरी में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि किडनी फेल के अंदर जो है डायलिसिस का यूज़ किया जाता है। डायलिसिस के पेशेंट्स बहुत सारे होते हैं, इनका जो है रूटीन चेकअप होता रहता है और ये ठीक नहीं होती है आसानी से। ये अपनी जो किडनी फेल होती है उसके अंदर डायलिसिस उपचार का जो है प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित रोग है? संक्रमित रोग का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एक से दूसरे के अंदर फैल जाता है उसे संक्रमित रोग कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं रेबीज, बी मधुमेह, सी उच्च रक्तचाप और डी कैंसर। ये तीनों ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे खुद की गलतियों के कारण होती है। अच्छा खान पान ना होने के कारण, गलत खान पान होने के कारण, नियमित व्यायाम ना करने के कारण, मोटापा बढ़ जाने के कारण होती है। रेबीज ऐसी बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होती है और ये एक से दूसरे के अंदर हाथ लगाने से या फिर वायरस और बैक्टीरिया के मुंह से लेन देन करने पर भी फैल जाती है। तो ए रेबीज जो है एक संक्रमित रोग है। आपका ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर है और अगला ही दे रखा है कि प्रति सेकंड दोलन की संख्या कितने दोलन कहलाती है? भाई जो प्रति सेकंड दोलन की संख्या कितने दोलन कहलाती है? इसने ऑप्शन दे रखा है ए आयाम, बी दर, सॉरी ये कितने नहीं आएगा दोस्तों, ये आएगा क्या दोलन कहलाती है? प्रति सेकंड दोलन की संख्या क्या कहलाती है या क्या दोलन कहलाती है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। प्रति सेकंड दोलन की संख्या आवर्ती दोलन कहलाती है। प्रति सेकंड दोलन की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती दोलन कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। और इसके साथ अपना अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 30 में से आपका क्या स्कोर रहा? भाई अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 30 में से आपका क्या स्कोर रहा? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, क्योंकि इसका जवाब हमको मिला ही नहीं है। ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसी के साथ साथ अपनी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और मिलूँगा कल इसी समय इसी तरीके से मॉडल पेपर लाता रहूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि अपन रेगुलरली क्लासेस लेके आ रहे हैं और 2025 की तैयारी में ज़ोरों शोरों से अभी से लग चुके हैं, क्योंकि अभी 5 से 6 महीने हैं। तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अगर आप एंड में 2-3 महीने तैयारी में घुसोगे तो अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो मिलते हैं कल इसी समय यानी 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।